12 जनवरी 2026 की बात है। सुबह सुबह के वक्त एक बेटी जिनकी उम्र 32 साल के आसपास की होती है, वो अपना मोबाइल फ़ोन चला रही होती हैं। लेकिन उसी वक्त उसकी छोटी बहन 16 साल के आसपास की उम्र होती है, वो अपनी बड़ी बहन के पास आती हैं, जिसके बाद उसे ये कहने लग जाती हैं कि तुम काफ़ी टाइम से अपना मोबाइल चला रही हो, अब मुझे फ़ोन दे दो, मैं भी चलाऊंगी। जैसे ये बात बड़ी बहन सुनती हैं तो अपनी छोटी बहन को उसके हाथ में वो मोबाइल दे देती है। ये सब कुछ अपने बैठे हुए पिता देख रहे होते हैं, तो अपनी बड़ी बहन बेटी को वो ये कहने लग जाते हैं कि जिस तरीके से तुम बिगड़ी हो, जिस तरीके से तुम करती हो, उस तरीके से अपनी बहन के साथ भी करो, उसको भी बिगाड़ दो। इस तरीके की जैसे ही बड़ी बहन बात सुनती हैं तो वो अपने पिता से कुछ कहने लग जाती हैं, जिसके बाद उसके पिता गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में आकर अपनी बड़ी बेटी को जो है 2 से 3 थप्पड़ जड़ देते हैं। जैसे जिस तरीके को पिता को गुस्सा आता है, उसी तरीके से बड़ी बेटी को भी गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद अपने पिता का ही गिरेबान पकड़ लेती हैं और गिरेबान पकड़ने के बाद वो इधर इधर उनको झटक रही होती हैं। जैसे ही एक बूढ़ी माँ जब ये नज़ारा देखती हैं तो वो दौड़कर सीधी आती हैं, जिसके बाद अपनी बेटी से भीख मांगने लग जाती हैं कि तुम मेरे पति को छोड़ दो, तुम अपने पिता को छोड़ दो, तुम इस तरीके से उनको इधर इधर मत घसीटो। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीत रहा होता है, उसी वक्त जो है घर के अंदर काफ़ी ज़्यादा चोट और चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। जब आसपास के लोग जब इस बात को सुनते हैं, वो भी दौड़कर उस मौका पर आ जाते हैं, जिसके बाद अब बड़ी बेटी को काफ़ी लोग जो है समझाने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद वो बड़ी बेटी मान तो जाती हैं। लेकिन आसपास के लोगों को एक ही बात कह रही होती है कि इस घर के अंदर मैं अकेली रहूँगी, अलग से रहूँगी, मैं अपना खाना खुद बना कर रहूँगी। आसपास के लोग भी जो है उसके पिता को भी समझा देते हैं कि आखिर तुम्हारी लड़की अलग से खाना बनाना नहीं चाहती है तो बनाने दो, अगर इस वजह से तुम्हारे घर के अंदर झगड़े ख़त्म हो जाते हैं तो आखिर उसे जो भी करना है उसे इस तरीके से करने दो। आखिरकार वो लोग भी उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, वो मान भी जाती हैं और मानने के बाद वो अपने घर ही के अंदर जो है अलग से खाना बनाने लग जाती हैं। लेकिन पूरा 1 महीना बीत जाता है और 1 महीने के बीतने के अंतराल ही उसी घर के अंदर एक ऐसी मौत हो जाती है, जिसके बाद आसपास के लोगों को इस बात की जानकारी लगती है तो वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और देखते ही देखते ये कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। जब आसपास को इन लोगों की जानकारी लगती है इसके बारे में तो लोग सोचते हैं कि क्या वाकई में कलयुग आ गए हैं, ऐसा क्या हुआ था उस घर के अंदर। पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार, मैं रमजान सैय्याह और आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है मुजफ्फरनगर और यहीं पर एक थाना लगता है भोपा। यहीं के क्षेत्र में एक छोटा सा गाँव होता है जिस गाँव का नाम मोरना होता है। यहीं के रहने वाले राम प्रसाद, जिनकी उम्र 55 वर्ष के आसपास की होती है, उनकी पत्नी चंद्रकली। राम प्रसाद और चंद्रकली के बीच में 6 बच्चे होते हैं। जो सबसे बड़ी बेटी जिसका नाम लता होता है, जिसकी लव मैरिज हो जाती है, जिसके बाद वो अपने ससुराल के अंदर रह रही होती है। उससे सबसे छोटी बेटी एक शिल्पी होती है, जिनकी अरेंज मैरिज हो जाती है, जिसके बाद भी वो अपने ससुराल के अंदर रह रही होती हैं। अब उस घर परिवार के अंदर अमित, सुमित और कोमल, जिनकी उम्र 31 साल के आसपास की होती है कोमल की, और सबसे छोटी बेटी जिनकी उम्र 16 साल के आसपास की होती हैं। राम प्रसाद किसानी का काम कर रहे होते हैं। अपनी 25 बीघा की खेती के अंदर वो अपनी फसल उगाते थे और इसी से अपना घर का गुजारा चला रहे होते हैं। अमित, सुमित और सबसे छोटी बेटी 16 साल की होती हैं, वो स्कूल के अंदर पढ़ाई कर रहे होते हैं। लेकिन कोमल की उम्र 31 साल के आसपास की हो जाती है, जिसके बावजूद भी उसकी शादी नहीं होती है, वो अपने घर के अंदर ही रह रही होती हैं। लेकिन इस घर परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, किसी चीज़ की कोई तकलीफ नहीं होती है। लेकिन इसी तरीके से वक्त बीत रहा होता है। वक्त बीतने के साथ ही 13 फरवरी 2026 के सुबह सुबह एक दिन राम प्रसाद की पत्नी चंद्रकली सुबह के 6 बजे के आसपास उठती हैं। उठने के बाद अपना घर का मुख्य दरवाज़ा खोलने के लिए जाती हैं तो अचानक उनके पति की जो है वहाँ पर डेड बॉडी दिखाई देती हैं। उनका गले से खून निकल रहा होता है, उनके पेट के ऊपर कहीं ज़्यादा वार किए होते हैं। जैसे इस बात को सुनते हैं तो वो रोने, चिलकने, बिलकने लग जाती हैं, जिसके बाद सब लोग हर कोई उठकर अपने घर से जो इस तरीके से इस नज़ारे को देखते हैं। जिसके बाद अमित, सुमित, कोमल, जिनकी उम्र 31 साल के आसपास की होती है, और सबसे छोटी बेटी जिनकी उम्र 16 साल के आसपास है, ये सभी लोग उठ जाते हैं। उठने के बाद सब लोग जो है अपनी माँ के साथ रो रहे होते हैं कि आखिरकार हमारे पिता की हत्या किसने की। जब इस तरीके का नज़ारा आसपास के लोग भी सुनते हैं तो तुरंत वहाँ पर दौड़कर आ जाते हैं, जिसके बाद वहाँ पर देखने लग जाते हैं। पहले तो लोगों को लगता है कि हर तरीके से हर संभव इनके घर पर आए दिन झगड़े होते हैं, इसी तरीके से वो सुनकर आते हैं। लेकिन इस बात की उनको जानकारी नहीं होती है कि उनके पिता राम प्रसाद की जो है किसी ने हत्या कर दी है। जब आसपास के लोग उन परिवार वालों से पूछने की कोशिश करते हैं तो वो कहते हैं कि घर में चोर घुसे थे और चोर घुसने की वजह से मेरे पिता मुख्य द्वार पर सोते हैं। जब उन्होंने चोरों का विरोध किया था तो चोरों ने जो है मेरे पिता को मारकर भाग गए हैं। आसपास के लोग जैसे इस बात को सुनते हैं तो नज़दीकी थाने पुलिस भोपा के अंदर फ़ोन कर देते हैं, जिसके बाद पुलिस भी मौका वारदात पर पहुंच जाती है। जैसे पुलिस इस मौका वारदात पर पहुंचती है तो एसपी देहात आदित्य बंसल, सीओ देवव्रत वाजपेयी और थाना प्रभारी
जसवीर सिंह, ये सभी जो है मौका वारदात पर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद फॉरेंसिक टीम को भी बुला दी जाती है, डॉग स्क्वाड की टीम भी आ जाती है। अब पुलिस ने पूरी तरीके से छानबीन करी होती है कि आखिरकार राम प्रसाद, जिनकी उम्र 55 साल के आसपास की है, जो कि किसानी का काम कर रहे होते हैं, और उनको मौत के घाट उतारने वाला कौन होता है। जब घर परिवार वालों से पहले बात करते हैं तो घर परिवार वाले कहते हैं कि इनकी जो हत्याएं किसी चोरों ने की हैं। इस घर के अंदर चोर घुसे थे रात के समय, और वो चोरों ने जो है ऐसी वारदातों को अंजाम दे दिया है। अब पुलिस इस केस की हर तरीके से छानबीन कर रही होती है, उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में कर लेती हैं, जिसके बाद उसे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के लिए भेज देती हैं। आखिरकार उसी घर परिवार के अंदर राम प्रसाद तो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन उस घर परिवार के अंदर उनकी पत्नी चंद्रकली, अमित, सुमित, कोमल और 16 साल की लड़की को सभी से पूछताछ करते हैं तो हर कोई जो है इधर इधर की बात कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही डॉग स्क्वाड को, यानी पुलिस का एक कुत्ता होता है, जब उस कुत्ते को जो उस घर के अंदर लाकर जब उसे छोड़ दिया जाता है तो कुत्ते को पहचान करनी होती है कि आखिरकार मुजरिम कौन हो सकता है, कोई बाहर का है या फिर कोई घर के अंदर का ही है। कुत्ता बार बार उसी घर के अंदर कमरे के अंदर जाता है, तो कभी मुख्य द्वार पर आता है, फिर कभी कमरे के अंदर जाता है, तो कभी मुख्य द्वार पर आता है। वो कुत्ता बार बार उसी घर के अंदर घूम रहा होता है। लेकिन जिस जगह पर राम प्रसाद की मूर्ति होती है, वहाँ पर फॉरेंसिक टीम जब छानबीन कर रही होती है तो फॉरेंसिक टीम को उसी जगह के ऊपर जो है बाल मिल जाते हैं, जिस बाल की लंबाई काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है, और उस बाल के ऊपर कुछ खून लगा हुआ होता है। फॉरेंसिक टीम उस बाल को भी अपने अंदर ले लेती हैं, जिसके बाद कुछ सैंपल जो है वहाँ से इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन जब डॉग इधर इधर बार बार घूम रहा होता है, फिर अचानक वो दूसरे कमरे के अंदर जाता है और वहाँ पर कुछ घास फूस रखी हुई होती है। उस घास फूस के अंदर से एक पोटली निकाल लेता है, जिसके बाद पुलिस उस पोटली को अपने कब्जे में कर लेती है, और फिर घर परिवार वालों को सभी को एक एक करके पुलिस थाने में बुलाती हैं और उनसे जब पूछताछ करने लगती हैं तो आखिरकार सबसे पहले पत्नी चंद्रकली से बात करती हैं, जिसके बाद अमित, सुमित से बात होती हैं। तो वो एक ही तरीके की बात कर रहे होते हैं कि शाम के वक्त हम लोग सब खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद हम लोग सभी सो जाते हैं। जब हर कोई इस तरीके से बात कर रहा होता है तो पुलिस को इनके ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं होता है। लेकिन जैसे ही कोमल, जिनकी उम्र 31 साल के आसपास की होती हैं, और 16 साल की जो उनकी एक छोटी बहन होती हैं, जब उनसे पूछताछ करती हैं तो सबसे पहले 16 साल की बेटी को पूछते हैं कि आखिरकार बेटे तुम्हारे हाथ पर कैसे ये चोट के निशान हैं। तो वो कहती हैं कि जिस वक्त मैं खेत पर जा रही होती हूँ तो बुग्गी से मैं गिर जाती हूँ, जिसके बाद मेरे हाथ पर चोट के निशान आ जाते हैं। इसी तरीके की जब कोमल के पास जाते हैं और कोमल से कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे पर किस तरीके के निशान हैं, आखिर तुम्हें किस तरीके से चोट आई है, वो भी कहते हैं कि मैं भी बुग्गी से जो है खेत पर जा रही होती हूँ, मैं बुग्गी से गिर जाती हूँ, जिसके बाद मेरे चेहरे पर जो है चोट के निशान आ जाते हैं। अब पुलिस को यहाँ पर थोड़ा सा अजीब लगने लग जाता है, जिसके बाद उस पोटली को खोलकर जब पुलिस देखते हैं तो उसके अंदर कोमल की एक ड्रेस होती है, जिसके बाद 16 साल की जो उसकी बहन होती है उनकी भी एक ड्रेस होती है, जो कि खून से काफ़ी ज़्यादा छनी हुई होती हैं, जो कि पूरी तरीके से लथपथ हो जाती हैं और एक पोटली में बंद कर उस चारे के अंदर दबा देते हैं। जैसे ही पुलिस के हाथ में ये पोटली आती है तो पुलिस समझ जाती है कि ये एक छोटी उम्र की लड़की की ड्रेस है और एक बड़ी उम्र की लड़की की ड्रेस है। जैसे ही वो पोटली हाथ में आती है तो यहाँ पर पुलिस जो है पूरी सख्ती के साथ अभी कोमल से पूछताछ करने की कोशिश करते हैं, तो कोमल फिर से उनको गुमराह करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पुलिस आखिरकार जब उनसे सख्ती से पूछताछ करते हैं तो आखिरकार कोमल टूटती हैं। टूटने के बाद एक कहानी सुनाते हैं। वो कहती हैं कि घटना से 1 महीने पहले ठीक की बात है, जब एक दिन मैं अपना फ़ोन चला रही होती हूँ, मेरे पिता पास ही के अंदर बैठकर देख रहे होते हैं, तो अचानक मेरी छोटी बहन आती हैं, जिसके बाद मुझे फ़ोन मांगने लग जाती हैं। वो कहती हैं कि बहन तुम काफ़ी टाइम से मोबाइल चला रही हो, अभी फ़िलहाल मुझे दे दो, मैं भी फ़ोन चलाना चाहती हूँ। तो जैसे ये बात मैं अपनी छोटी बहन की सुनती हूँ तो उसके हाथ में मैं तुरंत उसको फ़ोन दे देती हूँ। जिसके बाद सामने बैठे मेरे पिता जब मुझसे कहने लगते हैं कि जिस तरीके से तुम बिगड़ी हो तुम अपनी छोटी बहन को भी बिगाड़ लेनी, और जिस तरीके से तुम करती हो उस तरीके से तुम अपनी छोटी बहन को भी करने दे दिया करना। अब जैसे ये बात वो सुनती हैं तो वो भी अपने पिता को जवाब देने लग जाती हैं, जिसके बाद उसके पिता काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, और गुस्से में आने के बाद जो है उसकी बड़ी बहन को, जो बेटी को जो है 2 से 3 थप्पड़ जड़ देते हैं। जैसे उन्हें 2 से 3 थप्पड़ जड़ देते हैं तो उसी अपने जिस तरीके से अपने पिता को गुस्सा आता है उस तरीके से उसको भी गुस्सा आता है, जिसके बाद अपने पिता का गिरेबान पकड़ते हैं और फिर इधर इधर उसे घसीटने की कोशिश कर लेने लग जाते हैं। लेकिन जैसे उसकी माँ जब बैठकर देख रही होती हैं तो तुरंत वो दौड़कर वहाँ पर आती हैं, जिसके बाद वो अपनी बेटी को भी समझाने की कोशिश करती है। वो कहते हैं कि तुम अपने पिता के साथ इस तरीके से मत करो, जब आसपास के लोगों को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे। वो बार बार अपनी बेटी से ही भीख मांग रही होती है, जब चिल्ला रही होती है तो आसपास के लोग
लोग इस बात को सुन जाते हैं और सुनने के बाद तुरंत उस मौका पर आ जाते हैं, जिसके बाद दोनों पक्ष को समझा देते हैं। जैसे ही दोनों पक्ष इस बात को मान जाते हैं तो मैं एक डिमांड करने लग जाती हूँ। वो कहती हैं कि मैं इसी घर के अंदर रहूँगी, लेकिन मैं अपना खाना अलग से बना कर रहूँगी। जब सारी इस बात को मान जाते हैं, जब वो अलग रहने लग जाती हैं और उसी घर के अंदर खाना बना रही होती हैं, इसी तरीके से वक्त बीत रहा होता है। लेकिन वो बार बार उनके पिता का एक ही बात मान रहा होता है कि हमारे घर के अंदर हमारे भाइयों को अलग नज़र से देखा जाता है, हम दोनों बहन को जो है अलग नज़र से देखा जाता है। हमेशा हमारे साथ रोक टोक किया करते हैं। कभी शादी में जाना है तो हमें जाने नहीं दिया जाता है। हमारे किसी परिवार के अंदर जाना हो तो मेरे पिता हमें जाने नहीं देते हैं। हमें किसी दोस्त के घर पर जाना हो, किसी बर्थडे पार्टी में जाना हो, इस हर तरीके से जो है हमारे पिता हमारे साथ रोक टोक करते हैं। लेकिन हमारे भाई हर जगह पर आते जाते हैं, हर तरीके से वो घूमते फिरते रहते हैं। हम दोनों बहनें जो हैं अलग तरीके से हमें देखा जाता है। लेकिन हद तो तब हो जाती है कि मेरे पिता बार बार कहते होते हैं कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है, तुम्हारी शादी नहीं हुई है। लेकिन इस बात को लेकर भी मैं अक्सर मेरे पिता को इससे बातचीत करती रहती हूँ कि आखिरकार मेरी उम्र बड़ी हो गई है, मेरी कहीं ना कहीं लड़का देखकर शादी करवा दो, मेरी कहीं अच्छी जगह पर शादी करवा दो। लेकिन मेरे पिता इस बात को मानने के लिए भी राज़ी नहीं होती हैं। तो इसी बात को लेकर हमारे बीच में अक्सर जो है झगड़े तकरार स्टार्ट हो जाते हैं और इसी तरीके से वक्त बीत रहे होते हैं। लेकिन एक दिन 23 फरवरी 2026 की बात होती है, जब मैं अपनी छोटी बहन के साथ बातचीत करती हूँ तो वो भी मेरी बात मान लेती हैं। जिसके बाद एक हम मेडिकल स्टोर पर जाते हैं और वहाँ से कुछ नींद की गोलियाँ ले लेते हैं। शाम के वक्त जब गोभी की सब्ज़ी बनती है तो उसके साथ खीर भी बनाई जाती है और उस खीर के अंदर जो है नींद की गोलियाँ मिला देते हैं। अब हमारे पूरे परिवार वालों को जो है वो खीर पिलाई जाती है। जिसके बाद मेरे पिता को काफ़ी ज़्यादा शौक़ होता है खीर पीने का, तो वो भी एक कटोरी की जगह पर 2 कटोरियाँ खीर पी लेते हैं। जिसके बाद वो भी गहरी नींद के अंदर जाकर सो जाते हैं। अब हमारे परिवार वाले सभी सदस्य जो हैं गहरी नींद के अंदर सो जाते हैं। जिसके बाद हम लोग खीर नहीं खाते हैं, मैं और मेरी छोटी बहन। और रात के 3 बजे के आसपास जब जैसे ही सुबह होने वाली थी तो 3 बजे के आसपास जो है मैं दरांती लेकर मेरे पिता के पास पहुंचती हूं। मेरी छोटी बहन उसके पैर पकड़ती हूं, जिसके बाद दरांती से उसका गला काट देती हूं। लेकिन उसी वक्त मेरे पिता मुझे अपने आप को बचाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं। उसी वक्त मेरे बाल खींच लेते हैं, जिसके बाद उसके कुछ बाल मेरे टूट कर मेरे पिता के हाथ के अंदर आ जाते हैं। जिसके बाद वो वहाँ पर चटपटाने लगते हैं, वो उठने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो उसके ऊपर दरांती से कभी उसके बाजू पर मैं वार कर देती हूँ तो कभी उनके पेट पर वार कर देती हूँ। इस तरीके से जो है उसे मौत के घाट उतारने के बाद हम दोनों अपने कपड़े खोलकर एक पोटली में भर के चारे के अंदर छुपा देते हैं। जिसके बाद हम दोनों बहनें मेरी माता के पास जाकर सो जाते हैं। लेकिन जैसे ही अगली सुबह होती है, मेरी माता मुख्य दरवाज़ा सुबह के 6 बजे के आसपास वो जब खोलने के लिए जाती हैं तो अचानक मेरे पिता की जो है डेड बॉडी दिखाई देती है। आसपास से उनकी बॉडी खून से लथपथ दिखाई देती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती हैं। जिसके बाद हम भी उठकर आते हैं और मेरी माँ के साथ किसी को पता ना चले, इसलिए हम दोनों बहन भी जो है मेरी माँ के साथ रोने लग जाते हैं। जब आसपास के लोग वहाँ पर आ जाते हैं, जिसके बाद पुलिस को कॉल कर दी जाती है और पुलिस जब मौका वारदात पर पहुँचती है तो फॉरेंसिक टीम के जरिए जो है पता भी चल जाता है और डॉग स्क्वाड की टीम की वजह से वो पोटली निकल कर भी बाहर आ जाती हैं। जिसके बाद पुलिस को शक गहराया जाता है और शक गहराने के साथ जब उनसे पूछताछ करते हैं तो आखिरकार कोमल जो है पूरी कहानी सुना देती हैं। जैसे ही पुलिस इस कहानी को सुनती है तो उसके ऊपर गंभीर धाराओं के अंदर मुकदमा दर्ज कर लेती हैं। जिसके बाद उसे हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेज देती हैं। लेकिन उनकी जो छोटी बहन होती है 16 साल के आसपास की, उनको 2 साल के लिए जो है बाल सुधार कारागार के अंदर भेज दिया जाता है। आखिर आप अपनी राय ज़रूर से देना। इस कहानी को सुनाने का मकसद हमें किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना था। इसी तरह की क्राइम की कहानियाँ हर रोज़ सुनना चाहते हैं, देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलते हैं कमेंट्स की ओर। तो शहनाज गुड़ा अखिराज पाली राजस्थान से हमारी वीडियो देखते हैं, आदित्य तिलेकर मुंबई महाराष्ट्र से, महावीर मुंबई महाराष्ट्र से और नतिता मारकरम कांकेर छत्तीसगढ़ से हमारी वीडियो देखते हैं। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय जवान।